और अब मत पूछो भैया, दिन भर में कम से कम 30-40 चाय हो जा रही है कि अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, डॉन डॉन डॉन। बाद में मेरा नाची नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के। बिन घुंघरू के। तो जब किरदार बदलेगा तो व्यक्तित्व को बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। रामचरितमानस और गीता ने मेरा जीवन बदला है। मैंने कहा हनुमान जी भगवान क्यों है, अंगद जी क्यों नहीं, सुग्रीव जी क्यों नहीं, नल नील क्यों नहीं, हनुमान जी क्यों है? मैंने कहा नहीं पता ना। हमने कहा देखो फर्जी हिंदू बने घूम रहे हो, तिलक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लगाए हो और पता ही नहीं हनुमान जी भगवान क्यों है। ये जो हिंदू नेता बने घूम रहे हैं, आए बताएं गीता में क्या सूत्र लिखा हुआ है विवेक को पैदा करने का, आए बताएं लंका कांड समझाएं, सुंदर कांड कपाट यहाँ होता है बताएं। राम पर मैंने एक फॉर्मूला निकाला है, T=T+T, तमन्ना त्याग प्लस तपस्या। भगवान राम एसी में थे, राजा के बेटे थे, एसी में थे, वहां से जनरल में आ गए कि धर्म माया को समझने का विज्ञान है, क्योंकि अगर माया नहीं समझोगे तो माया उलझा लेगी और फिर चाहे जितना धन कमा लोगे, पद कमा लोगे, ऐश्वर्य कमा लोगे, दुखी ही रहोगे। जब आपका उम्मीदवारी का ऐलान हुआ और हम लोगों के पास नाम आया अवध ओझा, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र, तो मुझे 2020 का साल याद आ गया। तो आप एक बात बताओ, राजनीति में कहाँ कोई खुला हुआ है, छूटा हुआ है? मोदी जी हार रहे थे चुनाव बनारस से 50,000 के आसपास। तो मैंने सिसोदिया जी की तरफ में देख के मुस्कुराया, तो कहे अवध भाई मुस्कुरा रहे हो? मैंने कहा सर आप बुरा मान जाएंगे। नहीं मानूंगा यार। तक मुझे आज तक जितने लोग मिले वो इस बात पे दुखी हैं, राजनीति में हार जैसी कोई चीज ही नहीं होती ही नहीं, ना खेल में होती ना राजनीति होती, हार जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जब आप राजनीति में है तो आरोप एक नैसर्गिक प्रक्रिया, वो लगेगा ही आपको। इन्होंने कहानी शुरू की थी कहाँ से, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो 10 साल में कितनी महंगाई कम की, इसका रिपोर्ट देना चाहिए ना, रिपोर्ट तो है नहीं, तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। जिसमें अगर यमुना साफ नहीं होगी तो आप मुझे वोट मत देना, वो बार बार क्लिप दिखाई जा रही है। बिल्कुल सही कहा था, लेकिन आप जब किसी की बेटी की शादी में जाते हैं तो आमतौर पर आप क्या करते हैं? हमारा पैसा हमारी औरत छीन लेती, आप कह रहे हो महिलाओं का पैसा आदमी। आपकी पत्नी तो आपका पैसा छीन सकती है। मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक बड़ा मकबूल शेर है, और शेर कुछ यूं है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। आपके कैमरे पर जो नज़र आ रहे हैं उन्हें आपने अब तक यूपीएससी के एक सफल शिक्षक के तौर पर देखा होगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर देखा होगा, गुरु के तौर पर देखा होगा, ज्ञान देते हुए देखा होगा, बच्चों को पढ़ाते हुए देखा होगा। लेकिन अब जब उनकी मौजूदगी इस इंटरव्यू में है तो वो गुरु नहीं, फिलवक्त एक नेता हैं जो पटपड़गंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। नाम की ज़रूरत शायद ही हो, फिर भी एक परंपरा निभाने के लिए नाम बता देते हैं, अवध ओझा। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीसरी हमारी मुलाकात है सर, 2 बार हमारी मुलाकात हुई है यूपीएससी के टीचर के तौर पे, और अब जब मुलाकात हो रही है तो आपकी भूमिका बदली हुई नजर आ रही है। कैसे देख पा रहे हैं अपनी इस नई भूमिका को? बहुत ही शानदार भूमिका है ये। मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये समाज का वो तबका था जो अपनी उपलब्धि के ऊंचाइयों पर थे, और फिर उन्हें एहसास हुआ कि एक लंबे समय तक समाज में काम करने के बाद जो दूरदर्शिता पैदा हुई है, उस दूरदर्शिता का थोड़ा सा हिस्सा समाज को भी दिया जाए और वो भी राजनीति के मुख्य धारा में आए। अब चूंकि समय की जरूरत थी और समय भी था, तो इधर की तरफ रुख करना पड़ा। मैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपसे मिला था, जब आपने कहा था चुनाव तो जरूर लड़ूंगा गुरु। मैंने पूछा था सीट बता दीजिए, आपने सीट नहीं बताई। उस समय मैंने कैसरगंज पूछा, प्रयागराज पूछा, उत्तर प्रदेश की कई और सीटें भी पूछी, और जब हमारी मुलाकात हो रही है तो आप पटपड़गंज से विधानसभा के उम्मीदवार हो गए। कैसे रहा ये आम आदमी पार्टी का सफर? क्यों आम आदमी पार्टी को ही चुना आपने? आम आदमी पार्टी एक ऐसा काम कर रही है जो इस देश की जनता को समझना चाहिए। किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण होता है उसमें 3 चीजें होती हैं, परिवार, समाज और राष्ट्र। तो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। अगर हम परिवार को मजबूत कर ले जाएं तो समाज मजबूत हो जाएगा, और समाज अगर मजबूत हुआ तो राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। तो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं कि मानव संसाधन जो है, ह्यूमन रिसोर्स, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कैसे? शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में।
उनका सारा ध्यान है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो जब शिक्षा और स्वास्थ्य के पिलर मजबूत हो जाएंगे तो मानव संसाधन मजबूत हो जाएगा, परिवार मजबूत हो जाएगा। ये जो उनका कॉन्सेप्ट है कि मानव संसाधन को किसी भी कीमत पे मजबूत करना है, ये मेरी विचारधारा से मेल बहुत खाता है, क्योंकि मेरा भी सारी एम्फेसिस शिक्षा पर ही है। ये तो हमने हमेशा से देखा है कि आप शिक्षक के तौर पे मशहूर हुए, जितनी भी मकबूलियत आपको मिली वो शिक्षक के तौर पे मिली है। और जिन बातों को लेकर के आप आम आदमी पार्टी में आए हैं, आरोप वही लगते हैं कि आपकी जो विपक्षी है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल पेश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो मॉडल ही फेक है। वो कहते हैं कि आप हमको स्कूल दिखा दीजिए, वो कहते हैं कि उनके बनाए हुए अस्पताल हमें गिना दीजिए। कैसे जवाब दे पाएंगे आप भारतीय जनता पार्टी का आरोप? हमें जवाब थोड़ी देना है, उदाहरण देने। भाई अमेरिका की फर्स्ट लेडी आती है, वो क्या उसको स्कूल देखना है, तो बीजेपी वाले गुजरात नहीं ले गए, ये हमारा मंगलम स्कूल दिखाने के लिए लाए। जब वो मॉडल फेक है तो मंगलम स्कूल क्या करने लाए थे? फिर कोफी अन्नान, यूएन के सेक्रेटरी, महासचिव, जब वो तारीफ कर रहे हैं दिल्ली मॉडल की, तो बीजेपी के नेता किस मुंह से इसे फेक कहते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए कि जब विदेश में उच्च पद पर बैठे हुए लोग इस मॉडल की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें कौन सा इंडिया में चुनाव लड़ना है? उन्हें कौन सा इंडिया में किसी के पक्ष पे रहना है? तो आप जैसे आइंस्टीन तारीफ करते हैं गांधी की, तो जब इतना बड़ा पद का आदमी, इतने बड़ा कद का आदमी गांधी जी की तारीफ करता है, तो एहसास होता है कि नहीं यार, कुछ तो दम है इस आदमी में। सर बात तो करते रहेंगे, चाय पिलाएंगे? हाँ चाय पिलाएंगे। मेरा भैया 2 चाय है ना, और हमारी फीकी रहेगी। ये चाय वाली जो राजनीति होती है सर, आपने तो शिक्षक के तौर पे बहुत देखी होगी, नेता बनने के बाद कितनी चाय पी पा रहे हैं आप? और अब मत पूछो भैया, दिन भर में कम से कम 30-40 चाय हो जा रही है। और मतलब मैं लोगों को समझाता हूँ कि भैया चाय पीना, बाबा रामदेव जी मना करते हैं नहीं पीना चाहिए, लेकिन पीना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन 20-25 चाय जो हो जा रही दिन भर में, आप जिसके घर में जा रहे हैं वो चाय पिलाएगा ही। और अब तो आप मना भी नहीं कर सकते यार भैया चाय में नहीं पिए। यही तो जानना है कि अभी तक तो आप क्लास में घुसते थे, 400-500 बच्चे होते थे, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, सर नमस्ते, और अब अवध ओझा साहब प्रणाम। हाँ, तो यही तो व्यक्तित्व है कि जो डॉन का अमिताभ बच्चन है, जो गाना गा रहा है कि अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, डॉन डॉन डॉन, वही अमिताभ बच्चन फिर नमक हलाल में क्या गाना गा रहा है कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के। तो जब किरदार बदलेगा तो व्यक्तित्व को बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको अपने किरदार, अब पहले स्टूडेंट मुझसे कुछ सीखने आते थे, अब हमारे संविधान के अनुसार राजा कौन है? जनता राजा है, हम भारत के लोग, संविधान में लिखा हुआ है। तो अब जब मैं किसी से भी मिलता हूँ, चाहे वो मकान बनाता हुआ मजदूर हो, चाहे वो हमारा भाई रिक्शा चला रहा हो, तो अब वो राजा है, मैं उसका प्रतिनिधि हूँ, तो किरदार बदल गया ना। इस बदले हुए किरदार को समझना ही व्यक्तित्व है। इसलिए मैंने देखा कई बार कि बड़े कद वाले लोग, बड़े पद वाले लोग, बड़े अधिकारी चुनाव लड़े, हार गए, क्योंकि वो अपने पुराने किरदार से बाहर नहीं निकल पाए। हाँ, क्योंकि तो लंबी परंपरा रही है, सारे आईएएस अधिकारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के चुनाव लड़ने चले जा रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं जीत पा रहे बहुत सारे लोग, क्योंकि वो तो भाई अब डीजीपी है किसी प्रदेश का, उसको लोग सुबह जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। अब तो कोई जय हिंद नहीं कहेगा ना, किरदार बदल गया है, ये समझना है। ना आप छोटे हुए ना आप बड़े हुए, आपका किरदार बदल गया। महाकुंभ का अवसर चल रहा है सर, आप भी मानते हैं सनातन धर्म को? अरे मानते, रामचरितमानस और गीता ने मेरा जीवन बदला है। इसको लेकर के बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दिए जाते हैं। अभी महाकुंभ चल रहा है, लोग कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जब पिछली बार चुनाव जीते तो उन्होंने हनुमान चालीसा का आयोजन किया मंगलवार को, कि हर मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। और बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सनातन द्रोही हैं। मैं आपका वेश देख पा रहा हूँ, आपने कुंड लगा रखा है, आप हमेशा पुराने इंटरव्यूज में भी कहते रहे हैं कि आप सनातन को मानने वाले हैं, आपका ज्ञान ही गीता और महाभारत से मिला, रामायण से मिला। कैसे काउंटर करते हैं इन सब चीजों को? मैं यहाँ जितने भी सो कॉल्ड हिंदू नेता से मिला, मैंने उनसे एक ही सवाल किया। मैंने कहा हनुमान जी भगवान क्यों है? अंगद जी क्यों नहीं? सुग्रीव जी क्यों नहीं? नल नील क्यों नहीं?
हनुमान जी क्यों है? जबकि भूमिकाएं कम नहीं रही हैं उनकी भी। तो लोगों ने कहा भाई, मैंने कहा नहीं पता ना, हमने कहा देखो फर्जी हिंदू बने घूम रहे हो, तिलक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लगाए हो और पता ही नहीं हनुमान जी भगवान क्यों है। तो जब लंका से भगवान लौट कर आए और भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया, विभीषण जी को लंका दे दी, सुग्रीव जी को किष्किंधा दे दिया, बचे हनुमान जी। तो कहानी है कि हनुमान जी के टाइम कुछ बचा नहीं। ऐसा संभव है कि भगवान के पास कुछ बचा ना हो? अरे त्रैलोक्य के स्वामी हैं वो तो सीता जी ने माला निकाल के हनुमान जी को दी। तो हनुमान जी क्या करे, मोती कूचे और फेंके, कूचे फेंके। तो राम जी ने पूछा कि क्या कर रहे हो भाई हनुमान जी? क्या देख रहा हूं इसमें भगवान राम है कि नहीं। बस यही आंसर छुपा हो कि जो निरंतर राम में रत है वो भगवान हो जाएगा। हनुमान चालीसा में लिखा है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। वही बात तो कबीर कह रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। ये जो हिंदू नेता बने घूम रहे हैं, आए बताएं गीता में क्या सूत्र लिखा हुआ है विवेक को पैदा करने का। आए बताएं, लंका कांड समझाएं, सुंदर कांड कपाट यहाँ होता है बताएं। महाकुंभ जा पाए आप कि नहीं? नहीं, इस बार तो नहीं जा पाए। जाएंगे? हाँ, जाने का एक प्लान है। और राम मंदिर? राम मंदिर तो मैं 3-4 बार जा चुका हूँ। कैसा बना है सर? इतनी तो तारीफ कर दीजिए भाजपा की। नहीं, बात भाजपा की नहीं, उसमें भाजपा का क्या लेना देना है? उसमें भाजपा को लेना देना ही नहीं है। खुद ही अपने आप से वो बने कि भाई हमने, वो तो बहुत बढ़िया बना है। और भगवान राम पर मैंने एक फॉर्मूला निकाला है, T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। सर आप तो इतिहास के टीचर रहे हैं, हमेशा इतिहास पढ़ाया है हम लोगों को, और ये बड़ा साइंटिफिक फॉर्मूले आप निकालते जा रहे हैं, लगातार आपके फॉर्मूले नए नए आते जा रहे हैं। ये भगवान राम एसी में थे, राजा के बेटे थे, एसी में थे, वहां से जनरल में आ गए, तपस्या करने चले गए। उन्हीं के संबल से मैं एसी से निकलकर आ गया जनरल में। क्या है भगवान राम का चरित्र, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कई बद जीत वीर बलवाना। विभीषण कह रहे हैं बिल्कुल, भगवान ना तो आपके पैर में जूता है ना अच्छा कपड़ा है, ये मर्सिडीज पे रावण बैठा हुआ, इससे कैसे जीतोगे आप? तो भगवान कहते हैं कि धीरज सौरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कितने बड़े बड़े सूर, मैं थोड़ी बता रहा हूं, मेरे पिता बचपन से उन्होंने मुझे रामचरितमानस पढ़ाया। हमसे कहते थे कि धर्म माया को समझने का विज्ञान है, क्योंकि अगर माया नहीं समझोगे तो माया उलझा लेगी, और फिर चाहे जितना धन कमा लोगे, पद कमा लोगे, ऐश्वर्य कमा लोगे, दुखी ही रहोगे। माया को डिकोड करने का नाम है धर्म। आप जब नेता नहीं बने थे ना सर, तो एक सवाल मैंने भी पूछा था आपसे, आपको शायद याद भी होगा, अवध होजा की संपत्ति कितनी है? अब तो आ गई बात। अब तो सब बता दिया आपने, है? उस समय तक तो छुपाते रह गए, अब तो सब सामने बताना पड़ा। मुश्किल था क्या ये काम? मुश्किल नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि व्यक्ति को आय की चर्चा और स्त्री को अपनी उम्र की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो सूत्र है वो, तो मुझे लगता था क्या बताया जाए, क्या कहा जाए, जो भगवान ने दे रखा है वो है, उस पर क्या कहना। लौटते हैं सब दिल्ली चुनाव पे। जब आपका उम्मीदवारी का ऐलान हुआ और हम लोगों के पास नाम आया अवध ओझा, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र, तो मुझे 2020 का साल याद आ गया। पत्रकारिता में था और यही वो सीट थी दिल्ली की 70 में से इकलौती सीट जिसका रिजल्ट सबसे लेट आया था, और पता चला था कि महज 3200 वोटों से रविंद्र नेगी ये चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया जीत गए। और जब ये पता चला कि अवध ओझा पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी में आने के बाद, और मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है, तो ये कहा गया कि अवध ओझा के साथ खेल कर दिया गया और उनको फंसा दिया गया है इस बार। आपको भी लगा क्या ये? आप एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, और भी 2-4 लोग हैं, आतिशी सीएम बन गई, आतिशी जी है, और हमारे सुंदर जैन साहब हैं, ये सब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सौरभ भारद्वाज जी हमारे, ये सब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और मतलब एक ऐसा कद रखते हैं कि ये कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या बाकी विधायक ऐसा कर सकते हैं? नहीं, सबको अपनी जगह तो बनानी ही पड़ेगी। सब ऐसा नहीं कर सकते। भाई बुराड़ी के विधायक नहीं कर सकते, करोलबाग के विधायक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, स्वाभाविक है।
तो जब मुझे लड़ाने की बात आई कि आप लड़ो, तो ये हुआ कि भाई आप सीट कौन सी लोगे? आप इस पूरे ई ब्लॉक में टहल लो, डी ब्लॉक में टहल लो, सी ब्लॉक में टहल लो, सब मेरे रिश्तेदार हैं। क्योंकि इतिहास का नियम है कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं कुछ काम करने, तो वहां का एक ताकतवर स्थानीय तबका आपके साथ होना चाहिए, और वो पटपड़गंज में था। बाकी जहां तक रहा सवाल कि मुझे फंसाने का, तो आप एक बात बताओ, राजनीति में कहां कोई खुला हुआ है, छूटा हुआ है? मोदी जी हार रहे थे चुनाव बनारस से, 50,000 के आसपास लीड हो गई। इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तो राजनीति तो एक खेल है, उसमें अगर आदमी डर गया हार और जीत से कि मैं हार जाऊंगा, खेल ही नहीं पाएगा, वो कभी खेल ही नहीं पाएगा। तो मतलब ये सीट आपने खुद से चुनी कि हमारे लोग यहाँ हैं, या शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि अवध जी ये सीट सुरक्षित है, आप जाइए? मैं बैठा था, केजरीवाल जी बैठे थे, सिसोदिया जी बैठे हुए थे, संजय सिंह भाई बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे। और जब उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको सीट दें, आप कोई प्राथमिकता है आपकी, तो मैंने सिसोदिया जी की तरफ में देख के मुस्कुराया, तो कहे अवध भाई मुस्कुरा रहे हो? मैंने कहा सर आप बुरा मान जाए। कहे नहीं मानूंगा यार। मैंने कहा पटपड़गंज मुझे बड़ी सेफ सीट अपने लिए लग रही है, तो हंसे बहुत तेजी से। क्योंकि भाई वो भी 4 बार के विधायक हैं वहाँ के। हाँ, पटपड़गंज के। 4 बार के विधायक है, सब उनको मानते हैं, वो यहाँ से लड़े होते हैं, इस बार 30,000 वोट से जीतते वो। पता नहीं लोगों ने रूमर उड़ा रखा है। मुझे आज तक जितने लोग मिले वो इस बात पे दुखी हैं कि मनीष जी यहाँ से गए क्यों। मैंने कहा भैया मेरी वजह से गए, और गए कहाँ? जंगपुरा में है। 50 लोग यहाँ से वहां प्रचार करने जाते हैं, तो जो मुझे बताते हैं कि भैया एक दिन आपका करेंगे, एक दिन मनीष भैया का करेंगे। हमने कहा ठीक है यार, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि 50 लोग यहाँ से उठ के डेली जाते हैं। लेकिन विपक्ष वाले तो यही कहेंगे ना कि मनीष सिसोदिया को हार का डर था, और बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जैसा आप ही कह रहे हैं, तो वो अपने लिए सुरक्षित स्थान पर चले गए जंगपुरा में, यहाँ पे रविंद्र नेगी के लिए खुला मैदान छोड़ गए। अब अच्छा, अर्जुन भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? सखा कहते हैं, दोस्त कहते हैं। और दुर्योधन क्या कहता है? बहरूपिया। तो जिसकी नजर अलग है उसकी नजरिया भी तो अलग होगा। कहने में क्या आता, कोई कहने के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिसकी नजर मैं जानता हूं, मेरे सामने बैठकर घटना हुई, मैं उसका गवाह हूं। राजनीति में हार जैसी कोई चीज ही नहीं होती ही नहीं, ना खेल में होती ना राजनीति होती। हार जैसा कोई शब्द ही नहीं है। वो आप ही के मित्र हैं विकास देव विकृति, वो बार बार कहते हैं कि कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। एक नया तजुर्बा ही है। बिल्कुल। बीजेपी वाले बड़े आरोप लगाते हैं भाई आप लोगों पे। सर अभी 2 CAG रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, शराब नीति को लेकर के और मुख्यमंत्री के आवास को लेकर के। संजय सिंह बार बार पूछ रहे हैं CAG रिपोर्ट कहाँ है। मीडिया रिपोर्ट्स में हमारे ही कुछ बंधु बांधव हैं जिन्होंने वो रिपोर्ट्स छापी भी हैं, जहां से भी मिली होंगी, जिसको भी मिली होंगी छापी हैं। हम लोगों ने भी उनके हवाले से ही बहुत सारी चीजें जानी हैं। ये तो गंभीर मसला है ना शराब नीति वाला, खास तौर से। देखिए ऐसा है ना कि CAG रिपोर्ट आपने पढ़ी ना, मेरे टेबल नहीं हुई है तो मैं कहां से पढ़ पाऊंगा। ऐसे हम कहां से पढ़ पाएंगे। अब आरोप तो मोदी जी पे भी गोधरा हत्याकांड का लगा था, नहीं लगा था? लगा था। तो जब आप राजनीति में है तो आरोप एक नैसर्गिक प्रक्रिया, वो लगेगा ही आपके ऊपर। लेकिन इस बात का निर्णय कौन करेगा कि आरोप सही था या गलत? न्यायालय करेगी, न्यायालय करेगी। यही फर्क है, आप गुरुजी होते तो उधर से प्रणाम आया होता, अभी आप नेताजी है तो इधर से प्रणाम जा रहा है। नहीं, वो हमारे रिश्तेदार है, उन्होंने बेचारे ने खुद प्रणाम किया। लेकिन हाँ, अब मुझे करना ही है। और ये फर्क नहीं है, हाँ। ये आवश्यकता है, ये समय की आवश्यकता है आपकी। हाँ, तो हम मूल मुद्दे पर लौटते हैं, वो आरोप वाले पे। आप अगर राजनीतिक इतिहास देखो तो विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। अगर वो आरोप नहीं लगाएगी तो राजनीति आगे बढ़ेगी कैसे? वो तो उसका धर्म है। लेकिन अब आरोप लगा है, चीजें हैं, न्यायालय के सामने है, न्यायालय अपना निर्णय देगा, उसके बाद हम उस पर कुछ चर्चा कर सकते हैं। अब और रही बात शीश महल की, तो मैं आपको बता दूं, मैं बीजेपी वालों से बार बार पूछता हूं कि तुम्हारे भारत में 20 राज्य हैं, किस राज्य में तुम्हारा बजट शिक्षा का 25% है? बस ये चुप हो जाते हैं।
इन्होंने कहानी शुरू की थी कहाँ से, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो 10 साल में कितनी महंगाई कम की, इसका रिपोर्ट देना चाहिए ना, रिपोर्ट तो है नहीं। तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, बात की महंगाई की और अब कह रहे हैं बटेंगे। हाँ, इस पे मैं आने वाला था। आप तो शिक्षक रहे हैं, इतिहास आपने बहुत पढ़ा है, बहुत लोगों को पढ़ाया भी है। इसमें थोड़ी सच्चाई नजर आती है क्या कि इतिहास तो यही बताता है कि भाई बट गए तो कट गए, हम बटे तो अंग्रेजों ने शासन कर लिया। हाँ, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात, आपने तो जवाब दे दिया। अगर इस देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बढ़ जाएगा तो फिर कोई अंग्रेज आके इस देश पे कब्जा कर लेगा। हमें आपस में नहीं बटना है, ये पता नहीं कौन से बटने की बात कर रहे हैं। ये तो आपने हमारे ही सवाल का जवाब दे दिया। मतलब हाँ, मैं उनका बटना किसी एक सेक्ट को लेकर के है और हमारा बटना किसी एक। यही बात, आपकी बात जनता को बतानी है कि आपको फिर से गुलाम बनाने के चक्कर में है। भाई हमने तो बचपन से यही पढ़ा है ना कि डिवाइड एंड रूल। हाँ, उनका भाई तो यही बात बतानी है जनता को कि आपको बांटकर आपको शोषण करने का रास्ता अपनाने जा रहे हैं। क्योंकि जब भी आप बटे हैं तब आपका शोषण हुआ, गुलाम हुए आप। आपने देखिए हमारा रास्ता आसान कर दिया, कितना बढ़िया जवाब दिया आपने। नहीं, हम तो आपके पढ़ाए हुए लोग हैं ना, तो हम तो उसी पढ़ाई को ही आगे लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। भले ही आप नेता बन गए, थोड़े सख्त सवाल तो हमको करने ही पड़ेंगे आपसे। न्यायालय की बात कर रहे थे आप कि न्यायालय को डिसाइड करना है कि शीश महल या शराब नीति अच्छी है बुरी है, क्या रहा है। न्यायालय की ही एक बात को लेकर के बीजेपी ये कहती है कि भले ही आप लोग जीत जाएं, आम आदमी पार्टी भले ही फिर से जीत जाए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि न्यायालय ने जमानत की शर्तों में कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं कि वो फाइल साइन नहीं कर सकते। जब फाइल साइन नहीं कर सकते तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और आप कह रहे हैं कि आपका तो नेतृत्व अरविंद केजरीवाल है, आपके तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए ऐसा है कि न्यायालय हमारे एक सर्वोच्च संस्था है। अगर अगर हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी शर्तें रखी हैं तो इस देश के हर नागरिक को मानना पड़ेगा, निश्चित तौर पर। उससे तो कोई इतर राय हो ही नहीं सकती। लेकिन अब वो शर्तें कितना मुख्यमंत्री पद में बाधक है ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जब चुनाव हो जाएगा और एक बड़ी अच्छी बात, आतिशी जी हमारी सीएम है, अच्छा काम कर रही है। नहीं तो यही तो दिक्कत हो गई है ना कि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि वो नहीं है चुनाव के बाद तो मैं ही बनूंगा। बीजेपी कह रही वो बन नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा एक बात और भी उन्होंने कहा, सिर्फ ये नहीं कहा मैं ही बनूंगा, उन्होंने कहा मुझे जनता के विश्वास की आवश्यकता है। अगर जनता ने मुझे विश्वास दे दिया तो मैं ही बनूंगा। क्योंकि ये तो कौन डिसाइड, भाई जेल से निकलने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इस्तीफा दिया। कौन से विपक्ष के नेता ने कभी ऐसा किया है 1990 के बाद? जरा मुझे एक एग्जांपल बताइए। इनके कितने मंत्रियों पे और नेताओं पर कितने गंभीर आरोप रहे, इनकी हिम्मत पड़ी कभी इस्तीफा देने की? दिल्ली का ही उदाहरण है सर, मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दे दिया जैन हवाला कांड में नाम आने के बाद। तब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को बनाया गया था। हाँ। तो नहीं, अभी रिसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 8-10 सालों की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब आप व्यक्तित्व देखिए कि जेल से बाहर निकले, इस्तीफा दे दिया, और अब कह रहे हैं कि अगर जनता का मुझे भरोसा मिलेगा, जनता मेरे में भरोसा जताएगी तो मैं दिल्ली का अगला सीएम बनूंगा। मतलब ये तय है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। एक चीज आपकी शिक्षा को लेकर के बार बार ये कहा जाता है कि दिल्ली का मॉडल एक है, बेसिक शिक्षा को लेकर के बहुत सारी बातें की जाती है। फेल्योर का जो रेशियो है वो आपने उसका जवाब कई इंटरव्यूज में दे चुके हैं आप। एक सवाल ये है कि जब शिक्षा का स्तर आप लोग इतना बेहतर कर ही देंगे तो फिर कोचिंग का भविष्य क्या होगा? क्योंकि आप एक बड़े कोचिंग संचालक अब भी हैं, रहे हैं, अब भी हैं, आप एक कोचिंग चलाते हैं। कोचिंगों की तो दुकान बंद हो जाएगी फिर तो आप जैसे बिजनेसमैन की। नहीं होगी। पढ़ाई और तैयारी में फर्क है। पढ़ाई में अगर एक क्लास में 50 लड़का है तो कॉलेज चाहता सब पास हो जाए, लेकिन जब यूपीएससी 1000 की वैकेंसी निकालती है तो 10 लाख जो एंट्रेंस देते हैं उसमें 9,90,000 को फेल होना है। दोनों का अप्रोच में फर्क है। कोचिंग, हाँ, इतना फर्क आ जाएगा कि कोचिंगों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लड़के बहुत समझदार होंगे। अभी क्या है कि अभी की शिक्षा नीति में क्या है, जो अभी दूर दराज से लड़के आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, इनकी शिक्षा पद्धति समझ को विकसित करने की पद्धति नहीं है, रटने की पद्धति है। तो कोचिंग व्यवसाय बंद नहीं होगा क्योंकि तैयारी बिल्कुल अलग चीज है। एक जहाँ 9,90,000 को फेल करना है, एक जहाँ सबको पास करना है।
तो दोनों के अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। कोचिंग तो बिल्कुल नहीं बंद होगी, हाँ उसमें ये होगा कि कोचिंग का जिम्मेदारी दायित्व फिर वो किसी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी पढ़ा दिया, कुछ भी पढ़ा दिया, वो नहीं चल पाएगा, वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। दिल्ली पे ही लौटते सर, क्योंकि बात लंबी हो रही है हम लोगों की। सबकी घोषणा पत्र लगभग आ चुके हैं। आपका घोषणा पत्र लगातार आता ही जा रहा है, कोई एक समेकित घोषणा पत्र है नहीं आम आदमी पार्टी का। रोज योजनाएं लॉन्च हो रही हैं। बीजेपी उसको संकल्प पत्र कहती है, कभी घोषणा पत्र कहती ही नहीं है। और जब मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ आ रहा था, दिल्ली घूम रहा था, तो मुझे दो बड़े पोस्टर नजर आते हैं। एक पोस्टर नजर आता है साबरमती को साफ किया, अब यमुना को साफ करेंगे, और दूसरा पोस्टर नजर आता है महिला सम्मान योजना को लेकर के कि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपये सम्मान राशि देंगे। पंजाब कुछ नहीं, दिल्ली कुछ नहीं, बीजेपी अपना पोस्टर लगाती है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। कैसे होगा ये? केजरीवाल जी जब सत्ता में आए उन्होंने कहा बिजली फ्री कर दूंगा, किया? भाजपा ने किया यूपी में? उन्होंने फ्री की बात कही भी नहीं थी वहां पर, तो यूपी नहीं किया। नहीं। अब बिजली फ्री होने से क्या हो रहा है और बिजली 24 घंटा होने से क्या हो रहा है? जब बिजली 24 घंटा होगी उद्योग बढ़ेगा। है आप देखो कि किसी राजनेता का जो निर्णय है, एक आदमी आपको फ्री दे रहा है जिससे आपका कोई विकास से उसका कोई लेना देना नहीं। 24 घंटे बिजली का मतलब आप उद्योग लगा सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। और वो जो बिजली की बिल का बचत है 1000 रुपया, 1200 रुपया, 2000 रुपया, ये सब बचत नहीं है। पानी के बिल का जो बचत है वो बचत नहीं है। और जब वो पैसा घर में बचेगा कहाँ इस्तेमाल होगा? परिवार के विकास में, शिक्षा में। कल मुझे एक महिला बहन मिली तो मैंने उससे कहा कि बहन तुमको ये जो 2100 रुपया महीना मिलने जा रहा है तो किसका करोगी क्या? तो कही भैया हम अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़वा पा रहे। यही शशि गार्डन की झुग्गी की बात बता रहा हूँ। ये जो मुझे पैसा मिलेगा ना भैया, इसका मैं अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाऊंगा। केजरीवाल ने बिजली फ्री दी, केजरीवाल जी ने पानी फ्री दिया, मोहल्ला क्लिनिक दिया। सबसे ज्यादा पैसा स्वास्थ्य में खर्चा होता है। तीर्थ यात्रा दी, अंबेडकर एक्सीलेंस प्रोग्राम दिया, और दिल्ली के जनता के पारिवारिक स्थिति को मजबूत किया। इन्होंने पैसा तो बांट दिया और बिजली का बिल। इनका एक कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल 2013 से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल और 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इन दोनों का टकराव इतना ज्यादा रहा है कि दिल्ली का विकास थम सा गया है। यमुना साफ नहीं हो पाती है तो भी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नहीं, रोक दिया है। कुछ और काम नहीं होता है तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं केंद्र ने रोक दिया है। तो केंद्र के लोग या बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि भाई हमने जब सब रोक ही दिया है तो तुम छोड़ दो, हम डबल इंजन की सरकार बना करके और विकसित करके दिखा दे रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साबरमती का तो चिल्ला रहे हैं और बनारस में जाके कहते थे मैं गंगा माँ का बेटा हूँ। साबरमती तो कह रहे हैं जहां इनकी 30 साल से सरकार है। और जब गंगा बनारस पहुंचे तो क्या बोले प्रधानमंत्री जी कि मैं गंगा माँ का बेटा हूं, माँ ने मुझे बुलाया है, 20,000 करोड़ का बजट दे दिया। क्या हाल है माँ का? कहते रहे घाट बन गए इतने बढ़िया, नमो घाट बन सफाई गया। का क्या हाल है? कितने लोगों ने उस पर क्वेश्चन मार्क उठाए हैं। साबरमती साबरमती चिल्ला, वहां 30 साल से सरकार है आपकी, 30 साल में भी अगर ये नहीं कर पाते तो संन्यास लेना पड़ जाता। और केजरीवाल जी की महानता आप देखो, खुले मंच पर मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मैं गंगा का प्रोग्राम, यमुना का प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाया हूँ, मैं उसको 25 के बाद पूरा करूंगा। उन्होंने कहा था ना कि 25 में अगर यमुना साफ नहीं होगी तो आप मुझे वोट मत देना। वो बार बार क्लिप दिखाई जा रही है। बिल्कुल सही कहा था, लेकिन वोट देने वाले जो है ना उनको पता है कि अगर इस व्यक्ति को वोट नहीं दिया तो जो हाल 20 राज्यों का है बीजेपी के अंतर्गत वही हमारा भी हो जाएगा। ये झुग्गियां खाली कराकर सब अडानी अंबानी को दे दी जाएंगी। ये पानी का बिल, ये बिजली का बिल, जो हाल यूपी का है, आएगा 10-10 हजार का बिल। ये जो आज पैसा देने की बात कर रहे हैं, घर बेच के बिल जमा करना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज बताइए, चूंकि आप शिक्षक भी है ना, मैं सिर्फ नेता से बात नहीं कर रहा, मैं शिक्षक से भी बात कर रहा हूँ ना। आपने तो अर्थव्यवस्था को भी पढ़ा है, पढ़ाया है। ये इतना सारा जब फ्री हो जाएगा, केजरीवाल जी ने देना शुरू किया,
बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, हर स्टेट में फ्री 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 फ्री। कैसे होगा सर, ये कहाँ से आएगा आपने पैसा? 2 दिन पहले शायद सिसोदिया जी का ट्वीट नहीं देखा। 32,000 करोड़ का दिल्ली का बजट पहुंचा 75,000 करोड़। फायदे में है ना। जैसे आपकी सैलरी 30,000 है और आपको 30,000 बोनस मिल गया, तो उसमें से 5-5 हजार रुपया आपने अपने वाइफ को एक्स्ट्रा दे दिया, बच्चों को दे दिया, तो आप घाटे में हुए नहीं। लेकिन जिनका राज्य घाटे में चल रहा है वो, और आपकी 30,000 सैलरी है और आप 60,000 रुपया उधार मांग के लेकर आए, अपने घर में बांट दिए, तो आप खतरे में आए कि नहीं आए? बस ये फर्क है अरविंद केजरीवाल में और भाजपा की बाकी प्रदेशों की सरकार में। यूपी कितना घाटे में आप देखो। मतलब ये चलता रहेगा सर, मैं ये समझना चाहता हूँ। नहीं, चलता नहीं रहेगा। हाँ। आप फायदे में हो ना, तो जनता का हिस्सा आप जनता को दिए दे रहे हो। मतलब आप घाटे में कैसे दे सकते हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं ना, अब तो आप विधान जैसे जितना आप लोगों ने ही मुझे हम लोगों को पढ़ाया है कि एक सांसद और विधायक का काम सड़क बनवाना, नाली बनवाना, गली बनवाना नहीं होता है। उसका काम होता है कानून बनवाना, उसका काम होता है, विधायिका का काम है, उसका काम कानून बनवाना है। क्या हम ऐसी कोई योजना नहीं लॉन्च कर सकते कि ये जितने पैसे हम बांट रहे हैं उन पैसों से कोई हम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू कर सकें जिससे रोजगार का सृजन हो? महिलाओं को जो घर बैठे 2100 रुपए मिल रहे हैं, उनको एक सिलाई मशीन दे दी जाए, उससे वो सिल करके वो अपना पैसा कमा सकें, कुछ और दे दिया जा सके जिससे रोजगार का सृजन हो सके। आप जब किसी की बेटी की शादी में जाते हैं तो आमतौर पर आप क्या करते हैं? गिफ्ट ले जाते हैं या पैसा देते हैं? तो दोनों ही होता है, ज्यादातर क्या होता है ज्यादातर पैसे ले जाते हैं, कि उसकी जो जरूरत होगी वो पूरी कर लेगा। आप ही जवाब दे रहे हैं, मैं क्या कहूं, आप ही मेरा जवाब दे रहे हैं। सबसे उचित तरीका होता है उसको पैसा दे दो, वो अपने लिए जो चाहेगा। मान लिए कोई बहन लैपटॉप पे काम करना चाहती है तो किस्त पे ले लेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना सर कि चूंकि देखिए आप जिस इलाके से आते हैं, गोंडा बहराइच से, या हम नहीं, लोग आप मेरी इस बात से सहमत है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसी से पूछ रहा हूँ, महिलाओं के पैसे जो होते हैं ना सर, वो पति छीन लेते हैं जो शराबी होते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारा पैसा हमारी औरत छीन लेती, आप कह रहे हो महिलाओं का पैसा आदमी नहीं, छीन लेता। आपकी पत्नी तो आपका पैसा छीन सकती है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत मुलाकात भी है उनसे, वो ठीक है। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, खासतौर से जो काम नहीं करते हैं, वो मैं देखता हूँ घर में काम वाली आती है, बर्तन धुलने वाले, दीदी या भैया थोड़ा एडवांस दे दीजिए ना, मर्द मार के छीन के लेके चला गया। अब आप उसको और पैसे दिए जा रहे हैं, दे रहे हैं कि वो अपना काम कर सके, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सके, बच्चों की फीस भर सके। पति जो है शराबी निकल गया, वो पैसा छीन लेगा। इसका कुछ उपाय तो सर होना चाहिए ना, मैं ये समझना चाहता हूँ। इसके लिए दिल्ली पुलिस को एक्टिव रहना होगा, जो कि केंद्र के अधीन है। फिर ये राजनीति और वाली आप बात आ फिर गई। वही बात, अगर आप सवाल ऐसा कर रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। महिला दिल्ली पुलिस जो है उसकी इसमें बड़ी भूमिका है। पुलिस सक्रिय अगर होगी, हमारा वुमन कमीशन सक्रिय अगर होगा, तो इन शिकायतों का निपटारा अच्छे ढंग से किया जा सकेगा। चलिए, आपसे बातें बहुत मजेदार होती है, लंबी चलेंगी। मैं लास्ट आता हूं सर, चूंकि आप पटपड़गंज से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पटपड़गंज से 4 बार मनीष सिसोदिया विधायक रह चुके हैं, क्या बचा हुआ है जो अवध हो जा पटपड़गंज के लिए करना चाहते हैं अगर वो जीत गया तो? देखिए, सिसोदिया जी ने बहुत काम किया है, बहुत। ये सड़क आप पीछे देख रहे होंगे, ये ऐसी सड़क है जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं की सोसाइटी के बीच में इतनी प्यारी सड़क बनी। ये आपके सामने एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, उधर मंगलम स्कूल है। तो उन्होंने काम बहुत किया। सबसे बड़ी चुनौती है कि जो उन्होंने एक मानकता काम करके स्थापित की है, उसको गति देना, आगे बढ़ाते रहना, काम करते रहना। सीवर का पुनरुद्धार करना ही पड़ेगा। ये एक बड़ा समस्या है सर। अभी मैं बीजेपी के नेताओं से मिल रहा हूँ, वो कह रहे हैं 4-4 फीट 9-9 फीट पानी लग गया, कितनी चीजें डूब गई, IIT में बहुत सारे इक्विपमेंट खराब हो गए, और आम आदमी पार्टी इस पे कुछ नहीं कर रही तो है। यह आम आदमी पार्टी फिर वही वाली बात, परमिशन आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देती रही। जब 91 के बाद LPG आया और शहरों में जनसंख्या भर भर के आने लगी, तब तो आप ही की सरकारें थी, तब तो आपने कोई नियम बनाए नहीं। जहां पैसा मिला वहां आपने फाइल पर दस्तखत करके हर जगह आदमियों को बसा दिया। तो जहां 50 लोगों की क्षमता थी, आपने वहां 50,000 बसवा दिए। शुरुआत तो आप ही ने की। अब वो चुनौती मेरे सामने है, तो हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। और इस बार जब सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम यही होगा कि पुनरुद्धारीकरण, सारी पाइपें बदली जाएंगी। बदली जाएगी। और पटपड़गंज के लिए बिल्कुल, एकदम। वो तो पाइपों के अलावा और जो एक कोचिंग की बात आपने कही थी, हाँ, पिछले दिनों। संस्था की स्थापना करेंगे और यहाँ ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी फ्री। और प्रयागराज वाले स्कूल में क्या हुआ सर? पिछली बार तो बात हुई थी हमारी। हाँ, प्रयागराज चल रहा है। हाँ। प्रयागराज चल रहा है, प्रयागराज पूना चल रहा है। अच्छा। और
अब तो मतलब दिल्ली में भी तो है ही है हम लोग। तो पटपतगंज इसलिए सेंटर बनाएंगे क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा, सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि यहाँ बहुत सारे लड़के मुझसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो एक काउंसलिंग सेंटर, काउंसलिंग, गाइडेंस और कोचिंग क्लासेस। एक आखिरी सवाल, सरकार बनने के बाद अवध ओझा की भूमिका क्या होगी? क्या वो शिक्षा मंत्री बनेंगे? क्योंकि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अगर मुझे आप फिर से शिक्षा मंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं तो मुझे वोट दीजिए। शिक्षा मंत्री का काम सबने देख ही लिया है, आप कह ही रहे हैं कि बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं, आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, जब आप स्कूल में जाते हैं ना तो प्रिंसिपल सेट करता है कि कौन सी पीरियड कब होगा। संगठन में जो नेतृत्व होता है उसका काम ही होता है लोगों को ड्यूटी असाइन करना। तो संगठन जो ड्यूटी मुझे देगा वो मैं करूंगा। और ये चूंकि दिल्ली से बाहर निकलने का कोई प्लान आम आदमी पार्टी का? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, वो संभव नहीं है क्योंकि हम सब संगठन के लिए काम करते हैं। तो संगठन जो कहेगा वो करेंगे। तो फिर ये सवाल तो पूछना बेमानी है कि अगर आप हार जाते हैं तो फिर क्या पार्टी छोड़ेंगे? अगर हार जाते हैं हाँ। तो जनता के बीच में रहेंगे, इनके विश्वास को जीतने की फिर से बतौर कोशिश शिक्षक, करेंगे। बतौर नेता, दोनों? चलिए, तो ये थे यूपीएससी के मशहूर शिक्षक और पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा, जो अपनी शिक्षा के बदौलत ये बार बार दावा कर रहे हैं कि पटपड़गंज में भी उनकी जीत तय है और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले।